तो ओशन वोंग का ये नया नॉवल द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस आ गया है और काफी चर्चा में भी है। पहला वाला ऑन अर्थ विद ब्रीफली गॉर्जियस, वो तो मतलब बहुत ही पसंद किया गया था। हाँ बिल्कुल, उसकी तो काफी धूम थी। सही। तो अभी दूसरा है और हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं, कुछ हिस्से भी हैं नॉवल से, तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ करते हैं, देखते हैं कि इसकी कहानी, किरदार और वोंग का जो लिखने का अंदाज है उसमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना छू रहा है। चलो फिर खोलते हैं इसे। तो कहानी हमें ले जाती है कनेक्टिकट के एक छोटे से शहर ईस्ट ग्लैडनेस। वहां मिलते हैं हाई से। ये एक 19 साल का वियतनामी अमेरिकी लड़का है और वो ना जिंदगी से काफी हारा हुआ है, मतलब खुदकुशी तक के ख्याल आ रहे हैं उसके मन में। और फिर उसकी मुलाकात होती है 82 साल की ग्राजीना से। वो लिथुआनिया मूल की है और उन्हें डिमेंशिया है जो बढ़ रहा है। मतलब एकदम ही अप्रत्याशित जोड़ी है यार। हाँ, और मेरे ख्याल से यहीं से कहानी का जो असली मर्म है वो सामने आता है। ग्राजीना अपनी भूलने की बीमारी के बावजूद हाई को अपने घर ले आती है। अच्छा। हाँ, और उनके बीच ना कोई बना बनाया रिश्ता नहीं है, बस एक दूसरे की देखभाल करने का एक बहुत ही नाजुक सा अनकहा सा रिश्ता बन जाता है। हाई उनकी केयर करने लगता है और ग्राजीना भी अपने तरीके से हाई के लिए एक तरह का सहारा बन जाती है। ये दिलचस्प है, मतलब कैसे दो बिल्कुल अलग पीढ़ी और कल्चर के लोग। बिल्कुल, और दोनों ही समाज के हाशिए पे हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे ये आपसी देखभाल उम्र और कल्चर के फासलों से कहीं ऊपर उठ सकती है। ये सिर्फ केयर टेकिंग नहीं है, ये वो है जिसे हम शायद कहें एक अस्तित्वगत जुड़ाव, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं। सही कहा, वो खामोशी वाला जुड़ाव। लेकिन हाई की दुनिया सिर्फ ग्राजीना तक नहीं है ना, वो एक जगह काम भी करता है, होम मार्केट नाम का रेस्टोरेंट। हाँ, फास्ट कैजुअल जगह। हाँ, और वहाँ का माहौल भी अपनी जगह एक कहानी है। मोरीन है, रशिया है, बीजे, सोनी, ये सब लोग सब अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, पैसों की तंगी वगैरह, लेकिन काम पर वो एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ, एक तरह का चुनावा परिवार जैसा बन जाता है वहाँ। बिल्कुल। वोंग ने खुद भी फास्ट फूड में काम किया है, तो वो अनुभव यहाँ साफ दिखता है। वो मेहनत, वो थकान और उसके बीच वो जो एक अजीब सी दोस्ती होती है ना। हाँ, वो भाईचारा, और जिस तरह वोंग ये सब लिखते हैं उसमें उनकी शायरी वाली बात झलकती है। वो कवि है आखिर। हाँ, भाषा तो कमाल की है। भाषा बहुत काव्यात्मक है, रूपकों से भरी हुई। जैसे एक जगह वो लिखते हैं, काला पानी रासायनिक रूप से नरम ग्रेनाइट की तरह मंथन कर रहा था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पल का पूरा एहसास करा देते हैं। और कहानी सीधी नहीं चलती है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में। हाँ बिल्कुल, कहानी छोटे छोटे सीन, यादें, पल, इनको जोड़कर आगे बढ़ती है। ये एक सीधी रेखा वाली कहानी नहीं है। तो ये जो टुकड़ों में कहानी है, ये सिर्फ स्टाइल है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, मेरे ख्याल से इसका गहरा मतलब है। देखिए, ग्राजीना की याददाश्त खुद बिखर रही है, हाइका का मन खुद उथल पुथल में है। तो ये जो बिखरा हुआ नरेशन है ना, ये हमें उनके अनुभव के बहुत करीब ले जाता है। अच्छा। हाँ, हमें कहानी वैसे ही मिलती है जैसे शायद उन्हें जिंदगी मिल रही है, टुकड़ों में उलझी हुई, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद दिखती है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं, ये सहानुभूति जगाने का तरीका है। वाह, ये तो काफी गहरा नजरिया है। मतलब स्टाइल और अनुभव जुड़े हुए हैं। और थीम्स की बात करें तो लगता है वोंग ने बहुत कुछ समेटा है इसमें। मेंटल हेल्थ, बुढ़ापा, इमिग्रेशन, ओपियोइड प्रॉब्लम, क्लास। हाँ, लिस्ट लंबी है। क्वियर पहचान, पीढ़ियों से चला आ रहा दर्द, ये सब है। विषय गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। काफी भारी लगता है सुनने में। लग सकता है, लेकिन वोंग की खूबी यही है कि वो इस उदासी के बीच भी ह्यूमर और इंसानियत ढूंढ लेते हैं। जैसे वो सोनी का किरदार है, उसका इतिहास को लेकर अजीब सा जुनून, या बीजे जो मैनेजर है, उसका रेसलिंग ट्रेनर जैसा अंदाज। हाँ, छोटे छोटे मजेदार पल। हाँ वही, ये पल कहानी को बोझिल होने से बचाते हैं और दिखाते हैं कि मुश्किलों में भी जिंदगी कैसे चलती रहती है। दुख और हंसी का बहुत ही सच्चा सा मिश्रण है ये। तो फिर क्रिटिक्स का क्या कहना है? लोगों ने कैसे लिया इसे? पहला नॉवल तो हिट था। इसकी भी काफी तारीफ हुई है, खासकर वो जो भावनात्मक गहराई है, भाषा की खूबसूरती, किरदारों की सच्चाई, इन सब के लिए किरकस ने स्टार रिव्यू दिया है। ओपरा ने अपने बुक क्लब में चुना है। ओह, ओपरा के बुक क्लब में? तब तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कहानी लोगों से जुड़ रही है। लेकिन हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों को भाषा थोड़ी ज्यादा सजी हुई या डायलॉग थोड़े अननेचुरल लग सकते हैं। अच्छा। और वो जो टुकड़ों वाली बात हमने की और धीमी गति, तो जिन्हें तेज रफ्तार प्लॉट पसंद है, शायद उन्हें ये उतना न जमे। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी शायद थोड़े कम डेवलप्ड लगते हैं। समझ गया। फिर भी ज्यादातर लोग इसे वोंग का अब
तक का सबसे सधावा, सबसे मैच्योर काम मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये नॉवल अकेलापन, देखभाल के जो अलग अलग रूप हो सकते हैं और समाज के किनारों पर जो रिश्ते बनते हैं, उनकी एक बहुत गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल सही। द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस उन पाठकों के लिए है जो एक्शन से ज्यादा किरदारों की अंदरूनी दुनिया और भाषा की परतें खोलना पसंद करते हैं। अगर किसी को वोंग का पहला नॉवल पसंद आया था या जिन्हें पोएटिक फिक्शन अच्छा लगता है, उन्हें ये बहुत पसंद आ सकता है। ये शांत जरूर है पर अंदर तक असर करता है। और चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब कहानियां ऐसे लोगों पर फोकस करती हैं जो समाज के हाशिए पर हैं, उनके दुख और उनकी छोटी छोटी खुशियों को एक साथ बुनती हैं, तो ये हमें इंसान होने का जो पूरा जटिल अनुभव है उसके बारे में क्या सिखा सकती है?